बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर के लिए जो है वो जो जॉब्स हैं, असामियां हैं, वो अखबार में, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में और अपनी वेबसाइट के ऊपर अनाउंस की हैं। उम्मीद है कि वो एडवर्टीजमेंट सब लोग देख चुके होंगे और उसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 17 दिसंबर। तो उस हवाले से ये जो है मैंने एक एफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जिनको गाइडलाइन की ज़रूरत है, जिनको थोड़ी सी डायरेक्शन की ज़रूरत है कि वो बिल्कुल जैसा कि पीपीएससी का टेस्ट होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी एफर्ट्स को पुट करें ताकि उनको मैक्सिमम जो है वो मार्क्स आए, ज्यादा से ज्यादा उनको बेनिफिट हो, अल्लाह करे सबकी सिलेक्शन हो। तो इन नेक तमन्नाओं के साथ में जो है ये एक टेस्ट कैसे होता है, उसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और उनका आंसर्स किस तरह से दिए होते हैं और आपने कैसे करेक्ट आंसर को जो है वो सर्कल करना होता है। तो उस हवाले से मैंने ये एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ, तो आप इसको देखें। तो मज़ीद भी जो है वो मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा और ऑनलाइन में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 1 महीने का जो है वो तैयारी का पूरा एक प्लान दिया जाए, जिसमें हम 2 आवर्स की जो है वो ऑनलाइन कोई क्लास रख लें, जूम पे या गूगल क्लासरूम पे, जिसके अंदर हम इस तरह की डिस्कशन कर सकें जैसा कि ये सैंपल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने लगा। तो जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कॉमर्स का टेस्ट है। तो कॉमर्स में जो है वो सबसे पहले अकाउंटिंग का पोर्शन जो है वो टेस्ट में गिवन होता है। तो हम इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स से जब स्टार्ट करते हैं अपना, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल लेवल के हैं। तो मैं इनको आपके साथ जो है वो पढ़ता हूँ, इनको हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपको जो है ये बहुत सारी चीजें इससे क्लियर होंगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं। वन में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जबकि सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्राइब्स द प्रोडक्शन ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर इंटरनल यूज। तो ये 2 डेफिनेशंस आपको दी हुई हैं। अगर आप इनमें से पहली डेफिनेशन को देखें तो वो क्या कहता है पहली डेफिनेशन में कि अकाउंटिंग, सिंपल अकाउंटिंग को डिफाइन करें कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है। अकाउंटिंग को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रांजैक्शंस की समरी बनाते हैं। आप दूसरी स्टेटमेंट को देखें तो वो कहते हैं जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट पोजीशन बनाते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल पोजीशन को हम बैलेंस शीट कहते हैं, हम वो बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो बिल्कुल ये दोनों ना ठीक लगती हैं कि बिल्कुल हम जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते हैं, इसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो बैलेंस शीट बनाने के लिए यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए मेरा बेटा आपको पहले जो है वो अकाउंटिंग को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर उसको लेजर यानी कि समराइज करना पड़ेगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, फिर कहीं जाके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, तो फिर कहीं जाके ये प्रॉफिट ऑफ लॉ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगी और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट बनेगी। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका जवाब जो है वो वन है, ए है, कि ओनली वन जो है यानी कि अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हम पहले स्टार्ट की बात करेंगे ना कि एंड की बात करेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है मेरा बेटा इसकी डिस्कशन के बाद यानी कि अंडरस्टैंड करने के बाद वो बनता है वन, यानी कि ए वन ओनली। तो आप देखिए इसमें मैंने ट्रायल बैलेंस का नाम लिया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का नाम लिया, तो ये ऐसे ऐसे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे। अब देखिए पूरा एक इनको कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। तो एक एमसीक्यू के साथ देखिए हमने अकाउंटिंग साइकिल का भी लफ्ज पढ़ लिया। तो अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या चीजें आती हैं जी। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से, फिर यानी कि जर्नल बनाने से, फिर लेजर बनाने से, फिर ट्रायल बैलेंस बनाने से,
फिर एडजस्टमेंट्स करने थे, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने से, फिर इनकम स्टेटमेंट और फिर आखिर में बैलेंस शीट। तो एमसीक्यूज भी पढ़ लिया, उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट भी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम मूव करते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 2 पे। तो देखें ये क्या कहता है, द टर्म्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर क्लासिफाइड एज। चार ऑप्शन है कि ये सेम है, ये डिफरेंट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, या नन ऑफ दीज है। अगर आप देखें तो दो तो बहुत ही आसान से जवाब है, सेम या नन ऑफ दीज। लेकिन आप देखें कि डिफरेंट भी एक जैसा लफ्ज है, अपोजिट भी एक जैसा लफ्ज है, जैसे हम आम जबान में इस्तेमाल कर जाते हैं। तो अपोजिट कोई चीज अकाउंटिंग में नहीं होती। अकाउंटिंग में एक चीज दूसरी से हमेशा बेटा क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक वे है बेटा, जिसके लिए आईएएस मौजूद है, आईएफआरएस मौजूद है। लेकिन ये जो बेटा बुक कीपिंग है, ये स्मॉल बिजनेस के लिए होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो सोल प्रोप्राइटर होगा और जो मेरा बेटा पार्टनरशिप बिजनेस करेगा, जो रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं होते, जिसके लिए एनुअल रिपोर्ट्स नहीं बनानी, वो बुक कीपिंग करते हैं। यानी कि हर बंदा अपनी मर्जी से रिकॉर्ड बनाएगा, उसके लिए कोई आई कैप की, या कह लें कि एससीसीपी की, या आईएएस की, या आईएफआरएस की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, जैसे आपको सहूलत लगे। तो अकाउंटिंग में वो बिजनेस होगा जैसे तीसरी बिजनेस की फॉर्म कंपनीज। तो ये इसका जवाब बेटा बी बनता है, जिसको हम कहेंगे कि ये दोनों डिफरेंट हैं, अपोजिट कोई चीज नहीं होती अकाउंटिंग में। तो इसके साथ ही देखें, ये जो सेकंड एमसीक्यूज है, हमने 3 बिजनेस की फॉर्म्स भी डिस्कस कर ली। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि 2 बिजनेस की फॉर्म्स में अकाउंटिंग के लिए कोई जरूरत नहीं है एनुअल रिपोर्ट बनाने की, क्योंकि वो रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है। लेकिन थर्ड हमने कंपनी की बात की, तो उसके लिए हमें ये देखें, ये नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट भी हमने ये 2 एमसीक्यूज के साथ जो है वो डिस्कस कर लिया। तो बेटा बेटा ये थर्ड अगर हम एमसीक्यूज को देखें, तो थर्ड एमसीक्यूज क्या कहता है, द मेन एम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एम होता है, अकाउंटिंग की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजेरियल अकाउंटिंग, जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो बेसिकली ये दो आप अभी फिलहाल कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लें। तो आप देखें, वो कहता है कि रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बात भी ठीक लगती है। प्रोवाइड मैनेजमेंट विद डिटेल एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट। तो ये देखें आप किस तरफ ये इशारा जा रहा है, ये इशारा जा रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ। प्रेजेंट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय मींस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये एक कंप्रीहेंसिव स्टेटमेंट है जिसमें कोई चीज मिस नहीं है। और चौथे नंबर पे है कैलकुलेट प्रॉफिट। अगर कैलकुलेट प्रॉफिट देखें तो वो भी थर्ड में आ रहा है, कि जो अब जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो 3 होती हैं, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो 5 होती हैं। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बैलेंस शीट होती है, फिर इनकम स्टेटमेंट होती है, फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, फिर उसके बाद चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट बनती है, और फिर उसके बाद 5वें नंबर पे बनती है आपके पास नोट्स टू द अकाउंट्स। अगर आप पहले ऑप्शन, दूसरा तो बिल्कुल इरेलेवेंट है, बी जो है वो मैनेजमेंट की बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है, तो ये मैनेजरियल अकाउंटिंग की तरफ चला जाता है। 1 और जो है वो थर्ड सी, 1 ए और सी में देखें, तो ए में देखें सिर्फ एक एस्पेक्ट लिखा हुआ है, रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन। तो क्या अकाउंटिंग का काम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम सिर्फ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है? तो उनका फिर लेजर कौन बनाएगा? रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन का मतलब है सिर्फ जर्नल जर्नल बना देना। तो जर्नल जर्नल बनाना तो काफी नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम यही होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा, हमें बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। तो मेरा बेटा इसका जवाब जो है वो सी बनता है। तो अब आप इस एमसीक्यूज में अगर देखें, तो हमने कितनी डिस्कशन की, देखें क्रिटिकली देखें कि रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस, तो हमने कहा ये तो एक स्टेप है। मैनेजमेंट डिसाइड करती है, तो इसका मतलब है ये मैनेजेरियल या कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ जा रहा है। थर्ड हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, और इनका काम ही यही होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो हम चला रहे हैं उसके एक पर्टिकुलर डेट को क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। और डेफिनेटली एक काम नहीं होता फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कैलकुलेट करना प्रॉफिट, बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन बताना, कैश फ्लो बताना, ये बिजनेस के काम होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सारे काम करती है। कंप्रीहेंसिव टर्म लिखी हुई है, तो प्रॉफिट सिर्फ एक चीज। तो ये देखें, हमने इसमें डिस्कस किया, ये हमारी सारी डिटेल आ गई, कॉस्ट अकाउंटिंग आ गई, मैनेजेरियल आ गई, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गई। अब हम फोर्थ एमसीक्यूज को देखते हैं। जब आप फोर्थ एमसीक्यूज को देखते हैं, तो ये क्या बता रहा है हमें
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। तो आप देखिए वो कहते हैं कि जी इनमें से कौन सा जो है वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सिस्टम में आपको लगता है कि उसका इनसे रिलेशन सबसे कम बनता है, यानी कि इनमें से सबसे कम जो रिलेटेड है वो बुक कीपिंग से या अकाउंटिंग सिस्टम से, वो कौन सा एलिमेंट है। अब हम इनको पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं जी सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ये तो बेटा चाहे बुक कीपिंग करें चाहे अकाउंटिंग करें ये लाजमी चीज है, एक तरतीब से होनी चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। असर्टनिंग प्रॉफिट और लॉस, ये भी बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना बुक कीपिंग का या अकाउंटिंग सिस्टम दोनों का काम है। और असर्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी मेरा बेटा बड़ी जरूरी चीज है, यानी कि दूसरे वाला बन गया, पहला बन गया कि आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें, बी बन गया कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाए, सी बन गया कि आप फाइनेंशियल पोजीशन बनाए। ये तो मेरा बेटा तीनों बड़े अहम है। तो फिर इसका मतलब है चौथा देखते हैं हम पॉइंट क्या है, सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट विद टैक्स अथॉरिटी। अब ये इसका ऑप्शन का आंसर है, फोर क्वेश्चन का यही आंसर है कि टैक्स डिस्प्यूट्स जो हैं, जो आपके के ज्यादा टैक्स बनता था कम बनता था टैक्स अथॉरिटीज के साथ, ये अकाउंटिंग का काम नहीं है बेटा। इन डिस्प्यूट्स को सेटल करना जो है ये लीगल जो अटॉर्नी होता है कंपनी का, जो लीगल अथॉरिटीज होती हैं, ये उनका काम है, ये बुक कीपर का या अकाउंटिंग का ये काम नहीं होता टैक्स डिस्प्यूट्स को जो है वो सॉल्व करना। तो ये मेरा बेटा इस तरह से बन गया। अब देखिए हमारी रिवीजन भी साथ हो रही है। हमने पहले को कैसे देखा कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कि ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आता है कि हम ये जिसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, टर्म इस्तेमाल होती है कि हम जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं हम उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है बिल तरतीब, यानी कि एक तारीख की एंट्री एक तारीख में रिकॉर्ड होगी, 2 तारीख की एंट्री 2 तारीख में रिकॉर्ड होगी, 3 तारीख की 3 में रिकॉर्ड होगी। ये मैटर नहीं करता कि बड़ी अमाउंट की एंट्रीज को पहले लिखें छोटी अमाउंट की एंट्रीज को पहले लिखें। तो ये मेरा बेटा हमारा ऑप्शन 4 है। तो आज के इस सेशन का इंट्रोडक्टरी सेशन का मैं 5वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं। तो इसको देखिए आप क्या कहते हैं हमें, अ बिजनेस हैज इनकर्ड फॉलोइंग कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। एक बिजनेस है उसने पूरे साल में 31 दिसंबर 2000 जो है वो 18 तक जो खर्चे किए वो लिख दिए। अब यहाँ पे देखें साल, बिजनेस में 3 किस्म की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं इन ईयर्स के लिए। सबसे पहले ये जो साल यहाँ पे खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, ये मेरा बेटा बनता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जो है वो स्टार्ट होता है हमेशा 1 जनवरी से और मेरा बेटा खत्म होता है 31 दिसंबर को। तो इसको हम कहते हैं कैलेंडर ईयर, जैसे आप कैलेंडर देखते हैं उस हिसाब से इसका नाम है। एक आपने देखा होगा कि 30 जून को साल खत्म होता है, तो वो फिर शुरू कब होता होगा 1 जुलाई को, यानी कि अगर वो 2017 के 1 जुलाई को शुरू होगा तो वो 2018 के 30 जून को आके खत्म हो जाएगा। उसको मेरे बच्चे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो कौन सी तारीख को शुरू होगा 1 जुलाई को शुरू होगा और अगले साल के 30 जून को खत्म होगा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। एक तीसरा साल होता है जिसको हम कहते हैं फिस्कल ईयर। अब इन 2 डेट्स के अलावा, यानी कि 1 जनवरी से शुरू हो गया तो कैलेंडर, 1 जुलाई से शुरू हो गया तो फाइनेंशियल, तो इन 2 के अलावा अगर किसी बिजनेस का जो सीजनल बिजनेस होते हैं उनका अगर साल, किसी का अगर 1 सितंबर से शुरू होता है तो अगले साल के 31 अगस्त को उसका वो साल खत्म हो जाएगा और इसको हम कहेंगे फिस्कल ईयर। अगर किसी का 1 मार्च को शुरू होता है तो अगले साल के 28 फेब को उसका साल खत्म हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे फिस्कल ईयर। ये बेटा इस तरीके से। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखें इस फिर 5वें क्वेश्चन में हमने ईयर पढ़ते ही 31 दिसंबर, तो इसके भी 3 और सवाल बन सकते हैं और 3 कॉन्सेप्ट हमने और रिवाइज कर लिए। आप देखें ये कहता है एक्सटेंशन इन बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग को जो है अपनी बिल्डिंग जो है उसमें एक्सटेंशन की, यानी कि नया ब्लॉक बना दिया, नया कमरा बना दिया या कुछ भी किया, आपके 1.15 मिलियन यानी 1.5 मिलियन यानी कि आपका 15 लाख रुपए खर्च हो गए। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। रिपेयर आपने कराई बिल्डिंग की तो आपका 0.5 मिलियन का मतलब है 5 लाख रुपए आपके खर्च हुए। 2 चीजें हो गई, एक आपने नई बिल्डिंग बनाई, एक आपने पुरानी बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया, ये आ गया। तीसरे नंबर पे है बेटा कि ओवरहॉल टू मशीनरी दैट इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी।
आपके पास जो मशीनरी थी उसको आपने क्या किया, उस मशीनरी को आपने ओवरहालिंग कराई। ओवरहालिंग का मतलब होता है कि हम उसकी ठीक ठाक किस्म के उसके ऊपर पैसे खर्च करेंगे, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि आपने उसका इंजन नया कर दिया, आपने टायर, उस मशीन अगर वो थी उसके बैरिंग्स तब्दील कर दिए, उसके और चीजें जो जिनकी लाइफ जो है वो नई लगा दी सारी, जिससे मशीनरी की लाइफ बढ़ जाए। यानी कि अगर वो मशीन 1 साल चलनी थी तो ओवरहालिंग से अब वो मशीन 5 साल चलेगी, ये लाइफ बढ़ गई। तो वो कहता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपने ये बताना है कि ये जो आपके इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से। अब बेटा कैपिटल जब एक्सपेंडिचर की बात आ रही है तो यहाँ पे आप देखें कि कैपिटल का वर्ड जब होता है इसका मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो मेरा बेटा इक्वल टू 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर, तो दो टर्म्स पता चल गई। तो आप देखिए अब एक्सटेंशन इन बिल्डिंग, जब आप बिल्डिंग को क्या कर देंगे मेरा बेटा, बिल्डिंग को एक्सटेंड करेंगे, बिल्डिंग बड़ी बनाएंगे, उसको ज्यादा बड़ा कर देंगे, तो क्या वो 1 साल के लिए आपके पास आएगी? नहीं, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है मेरा बेटा। तो ये 1.5 मिलियन, एक तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरे नंबर वाले को देखें, रिपेयर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस बेटे हम हर साल करते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस बच्चों हम क्या करते हैं, हर साल करते हैं। इससे बिल्डिंग की लाइफ पे कोई वो नहीं फर्क पड़ता, तो इसलिए ये हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो तीसरे नंबर पे बच्चों जो ओवरहालिंग कराई, जैसे मैंने कहा इससे मशीनरी की, वो खुद लिख रहा है कि इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, मशीनरी ज्यादा प्रोडक्शन करने लग गई, तो ये भी हमारा क्या होगा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो यानी कि 1.5 प्लस 1.2, तो इन दोनों को जमा करें तो 2.7 इसका हमारा जवाब बनता है कि 2.7 मिलियन जो है ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए। पहला हमने वो ईयर वाला डिस्कस किया, अब देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस देन 1 ईयर के लिए। अब थोड़ा सा और देखें कि अगर किसी एक पार्टी के लिए एक्सपेंडिचर है तो दूसरी पार्टी के लिए वो क्या होगी, इनकम। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है तो दूसरी पार्टी के लिए वो इनकम वो कैसे लिखेंगे उसको, तो वो उसको क्या लिखते होते हैं, कैपिटल रिसीट। कि ये जो हमें रिसीट इनकम हुई, पैसे आए, ये कैपिटल नेचर लॉन्ग टर्म आइटम की वजह से आए। तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब होगा तो उसका उलट बेटा क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट। कि ये जो पैसे हमें आए, रिसीट्स हमें हुई हैं, इनको ये हमारे लिए 1 साल के इक्वल है, ये लेस देन 1 ईयर है। तो ये बेटा हमारे 5 जो है वो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं आपसे। तो इसी तरह इसमें जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसके अलावा बिजनेस फाइनेंस है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टैट, मैथ के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये 80 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी तरह आएंगे। कॉमर्स के टेस्ट में ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे, मुख्तलिफ टाइप्स की अकाउंटिंग से, बिजनेस फाइनेंस से ज्यादा पोर्शन ये चीजें कवर करके जाती हैं। कुछ क्वेश्चंस मार्केटिंग के भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैनेजमेंट के भी होंगे, लेकिन वो थोड़ी तादाद में होते हैं। ज्यादा पोर्शन जो है वो अकाउंटिंग का, फाइनेंस का होता है। तो या ये वो पोर्शन होता है जिसमें से आपको बिल्कुल भी नंबर जो है वो लूज नहीं करने चाहिए। तो ये मेरी एक अटेम्प्ट है। अगर आपको समझ आती है, मुझे आपके फीडबैक की जो है वो ज़रूरत है। आप कमेंट करेंगे, जो यूट्यूब के ऊपर मैं इसको अपलोड करने लगा हूँ, या चैनल से आप देखेंगे, फेसबुक पे भी करूँगा। तो उसके बाद फिर अगर मतलब अच्छा फीडबैक आता है, आपको ये चीज़ें समझ आती हैं, तो हम इसके लिए एक क्लास शुरू कर सकते हैं, जो कि हम शुरू करेंगे 10 दिसंबर से। तो और वो क्लास 10 जनवरी को फिर ख़त्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर 2 घंटे का सेशन, इस तरह की डिस्कशन, आपको स्टडी मटेरियल शेयर किया जाएगा। तो ये आप जो है इससे अच्छा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो आपने दोनों जगह पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपने इसका रिस्पांस देना है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।